हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देख कर जाएँ, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से ये सब्जेक्ट पढ़ा रखा है वह इसको रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी ये सीरीज़ देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और आप जो भी नंबर लाइए मैक्सिमम आउटपुट लाइए। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इसका पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पढ़ने जाएँ तो एक मोटी बुक है जो IAS अंकर है या और भी मार्केट मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर ये सीरीज पूरी देख लेते हैं या ये बुकलेट ले लेते हैं ना आप, तो आपसे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना, देख रहे हैं कितने सारे टॉपिक है, वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें इसमें से क्वेश्चन मिसलेनियस भी क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप लोग एक बार इसको पढ़कर देखिए और देखिएगा, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर चीज़। देखिए, ओजोन लेयर या बाघ रिजर्व सब कुछ मिलेगा। मैं आपको सबको धीरे धीरे कवर कराऊंगी। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। आइए देखते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रम के प्रकार। देखिए, इसके दो प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक अनुक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा है द्वितीयक अनुक्रम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए, एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि प्राथमिक अनुक्रम का कहाँ से आरंभ होता है, इससे बना है क्वेश्चन। और आपसे एग्जाम्पल भी पूछा गया है कि प्राथमिक अनुक्रम या प्राइमरी सक्सेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब बस इतना याद रखिए कि जो प्राइमरी अनुक्रम है या प्राइमरी सक्सेशन है, ये सबसे पहले वहाँ आरंभ होता है जहाँ पे खाली क्षेत्र रहता है। खाली क्षेत्र रहता है यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं है, वहाँ से ये प्रारंभ होता है। आप इतना याद रखिए। देखिए, पहले क्या होते हैं, हल्के से रॉक्स होते हैं, यानी चट्टाने होते हैं। फिर चट्टाने यानी कि रॉक्स हुए, पत्थर हुए, फिर उस पर क्या होते हैं, लाइकेन। आपको पता होगा कि लाइकेन वहाँ पे उगता है, किस पे उगता है, रॉक्स में, पत्थर पे उगते हैं। फिर धीरे लाइकेन के ऊपर क्या आते हैं, छोटे छोटे पौधे आ जाते हैं। फिर वही जो पौधे मर के क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे बहुत बहुवर्षीय शाक या घास बन जाते हैं। धीरे धीरे इनका क्या है, ये झाड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो जाते हैं, एक पेड़ बन जाता है। तो ऐसे ये आरंभ होता है। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगी और इसके डायग्राम भी बता दूंगी। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए कि प्राइमरी सक्सेशन वहाँ आरंभ होता है जहाँ पे खाली क्षेत्र है, यानी कि वहाँ पे पहले किसी भी समुदाय का अस्तित्व नहीं था, वहीं पे ये आरंभ होता है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, नवनिर्मित डेल्टा। क्या है, नया निर्मित डेल्टा। आप डेल्टा जानते हैं, मैंने जब रिवर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कौन सी रिवर डेल्टा बनाता है और कौन सी रिवर एस्चुरी बनाता है। तो जो नवनिर्मित डेल्टा है, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, डेल्टा बना। फिर डेल्टा से धीरे धीरे क्या हुआ, इसका विकास हुआ। ठीक है, और भी चीज़ों का विकास हुआ। तो आप इतना याद रखिए कि जो नवनिर्मित डेल्टा है ये प्राइमरी सक्सेशन का उदाहरण है। बालू टिब्बे, ये ज्वालामुखी द्वीप समूह, लावा प्रवाह से बना स्थान। आपको पता होगा कि जब ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे लावा निकलता है। ठीक है, लावा निकलता है। तो जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी बताऊंगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि ज्वालामुखी का फॉर्मेशन कैसा होता है, ज्वालामुखी के बनते कैसे हैं। तो जब ज्वालामुखी निकलता है तो लावा के फॉर्म में इसके आसपास क्या हो जाता है, ये लावा के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, ये आके यहाँ पे बस गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, प्राथमिक अनुक्रम पहले लाइकेनों के प्रवेश से आरंभ होता है। मैंने बताया कि लाइकेन किस पे ग्रो करते हैं, रॉक्स में, यानी कि चट्टानों पे ग्रो करते हैं। आप इतना ध्यान में रखिएगा। तो एक बार भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले प्राथमिक सक्सेशन में सबसे पहले कौन प्रवेश करता है, तो कौन करता है, लाइकेन्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। देखिए, इसमें क्या है, जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पति को या नष्ट कर दिया गया हो या उसे हटा दिया गया हो, वहां पर होने वाला अनुक्रमण। यानी कहने का मतलब है कि ये जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये क्षेत्र है, इसमें प्राकृतिक, इसमें क्या है, नेचुरल वनस्पति है, या तो उसको नष्ट अपने आप कर दिया गया हो या अपने आप नष्ट हो गया हो या उसे हटा दिया गया हो, तो वहां पे होने वाला जो भी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन।
आइए एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या है, यानी कहने का मतलब ये है जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वहाँ आरंभ होता है, वहाँ पाया जाता है कि जहाँ से पहले से उसमें वनस्पति पाई जाती है, यानी कि वहाँ पे पहले क्या हो, समुदाय पाया गया हो। ठीक है, यानी कि जिन क्षेत्रों में क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को या तो नष्ट कर दिया गया हो, प्राकृतिक वनस्पति है इसको नष्ट कर दिया गया हो या उसको हटा दिया गया हो, वहाँ पर होने वाला अनुक्रमण क्या कहलाता है, द्वितीयक अनुक्रम कहलाता है। आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, एग्जाम्पल से और आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए परित्यक्त कृषि भूमि, यानी कि जो कृषि भूमि है अब उसको त्याग कर दिया गया हो, या बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित मैदान, अग्नि या वनोन्मूलन से नष्ट वन, यानी कि या वन को काट दिया गया हो या अग्नि वन में लग गया हो, तो उससे जो भी वो स्थान क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल आप देखिए, प्राथमिक अनुक्रम में सुव्यवस्थित श्रेणी देख रहे हैं आप, यहाँ पे नग्न चट्टानें यानी कि रॉक्स हैं, रॉक्स पे कौन ग्रो करता है, लाइकेन ग्रो करता है। फिर लाइकेन धीरे धीरे क्या होते हैं, लाइकेन पे धीरे धीरे लघुवर्षीय पौधे या लाइकेन आते हैं। फिर धीरे धीरे ये भी क्या हो जाते हैं, मर के या वो बन के क्या बन जाते हैं, यहाँ पे क्या ग्रो कर जाते हैं, बहुवर्षीय शाख घास। फिर क्या किसमें तब्दील हो जाता है, घास झाड़ियाँ या छाया पेड़ आप देख रहे हैं ये हो जाते हैं। फिर छाया सहा पेड़, फिर ये हमारा लास्ट अवस्था है। ये आप देख रहे हैं जो चट्टाने हैं और ये रॉक्स है, लाइकेन है, और जो लघुवर्षीय पौधे हैं और बहुवर्षीय शाख घास है, ये सब अग्रणी अवस्थाएं हैं। और ये मध्यम अवस्थाएं हैं जिसमें घास है, फिर झाड़ियाँ बन जाएंगी। ठीक है, छाया सहा पेड़ बन जाएंगे, फिर छाया सहा पेड़ मतलब छाया देने वाले पेड़ बन जाएंगे। ये हमारे लास्ट अवस्थाएं हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया आपको कि क्या है इसका जो प्राथमिक अनुक्रम का या प्राथमिक सक्सेशन का। ये मैंने बताया कि रॉक्स में कौन ग्रो करता है, लाइकेन से धीरे धीरे क्या बनते हैं, लघुवर्षीय पौधे बनते हैं। फिर इसके बाद बहुवर्षीय पौधे बनते हैं, फिर शाख झाड़ियाँ सहा पेड़ बनते हैं, फिर एक कंप्लीट पेड़ बन जाता है। आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर देकर बता रही हूँ। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए देखते हैं क्या है। देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रम एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। क्या है, इरिवर्सिबल प्रक्रिया है। पारिस्थितिकी अनुक्रम का विवरण वानस्पतिक परिवर्तन पर केंद्रित होता है। वे पौधे जो पहले खाली जगह जहाँ पहले मिट्टी नहीं थी में उगते हैं क्या कहलाते हैं, पॉइनियर स्पीसीज कहलाते हैं। एक बार क्वेश्चन ये भी बना है कि वे पौधे, यानी कि वही चीज़ हुआ कि देखिए वे पौधे जो पहले खाली जगह जहाँ पहले मिट्टी भी नहीं थी, क्या नहीं थी, मिट्टी भी नहीं थी, अग्रगामी प्रजाति कहलाते हैं। कहाँ पे, वो जहाँ पे उगते हैं वो उसको कौन सी प्रजाति बोलते हैं, अग्रगामी प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए जो अग्रगामी प्रजाति यानी कि पॉइनियर स्पीसीज होते हैं, ये क्या होते हैं, वो अग्रगामी प्रजाति की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, परंतु इनका जो जीवन काल होता है कम होता है। जो भी है यानी कि जहाँ पे मिट्टी नहीं है खाली जगह है वे वहाँ पे उगते हैं तो पॉइनियर स्पीसीज बोलते हैं। फिर जब वो मर जाते हैं तो और भी समुदाय क्या होते हैं वहाँ पे विकसित हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है। जैसे मैंने बताया जो लाइकेन है, ठीक है, लाइकेन है, वहाँ पे पहले कोई स्पीसीज नहीं है, खाली जगह है, यानी कि वहाँ पे रॉक्स हैं, तो ये इनका जीवन काल क्या हो गया, कम हो गया। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वे समुदाय अग्रगामी समुदाय कहलाते हैं जो खाली क्षेत्र को सबसे पहला अपना वास स्थान बनाते हैं। ठीक है, वही चीज़ है अभी। अब देखिए दूसरा क्या है, अनुक्रम का अंतिम चरण जिस समुदाय की रचना करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहलाता है। जो मैंने अभी बताया था, पेड़ हो गया। ठीक है, यही चीज़ है, देखिए यही चीज़ है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, यही चीज़ है। आप देख रहे हैं जो खाली चट्टान है वहाँ पे मिट्टी नहीं है तो लाइकेन ग्रो किया, और जो लास्ट में कौन हो गया, ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी यानी कि चरमोत्कर्ष अवस्थाएं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग पारितंत्र में समस्थापन का उदाहरण क्या है। देखिए समस्थापन का उदाहरण क्या है, आइए देखते हैं। पादप प्लकों की जो संख्या होती है, पादप प्लकों की अधिक संख्या, और देखिए अधिक भोजन उपलब्ध होने के कारण जंतु प्लकों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी कि भोजन अगर अधिक होगा तो जंतु प्लकों की उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। फिर पादप प्लकों की संख्या में कमी हो जाएगी। जब जंतु बढ़ जाएगा तो पादप जो प्लकों की संख्या अधिक हो जाएगी। भूखमरी, भोजन की कमी के कारण, भूखमरी कैसे होती है, जब भोजन नहीं मिलेगा तो भूखमरी हो जाएगा, यानी भूखमरी के कारण जंतु प्लकों की जनसंख्या में कमी हो जाएगी। फिर कम उपभोग के कारण पादप प्लकों की जनसंख्या में वृद्धि प्रारंभ हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे समझिए कि पहले आप देखिए पारितंत्र में समस्थापन को उदाहरण कैसे समझ सकते हैं कि पहले क्या हुआ, पादप प्लकों की,
की संख्या अधिक होगी। फिर हमारा क्या हो जाएगा, अधिक भोजन मिलने के कारण जो जंतु प्लवकों की संख्या होगी उसमें भी अधिक हो जाएगी। जब जंतु की अधिक ज़्यादा हो जाएगी वृद्धि की जनसंख्या की वृद्धि, तो पादप प्लवकों की जो संख्या होगी उसमें कमी आ जाएगी। फिर जब जंतु में प्लवकों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें खाने के लिए कंपटीशन होगा। तो जब उनका कंपटीशन, उनको खाना नहीं मिल पाएगा तो वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे, जिसमें से जंतु प्लवकों की जनसंख्या में कमी आ जाएगी। फिर कम उपभोग के कारण पादप प्लवकों की जनसंख्या में वृद्धि आरंभ हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेट कहने का मतलब ये है कि लास्ट में किसकी वृद्धि होती है, पादप प्लवकों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए ये क्या है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा क्या है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति एवं जंतु प्रजातियों के समुदाय क्या है, एक बार ध्यान से देखिए कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति एवं जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, क्या कहलाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी पारिस्थितिकी अनुक्रमण। ये अनुक्रमण बोलिए या अनुक्रम बोलिए। ठीक है, तो ये एक बार और करते हैं, क्या है, वह प्रक्रम यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली चाहे वनस्पति हो या एवं जंतु प्रजातियों के जो समुदाय हैं समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ दूसरे समुदाय में या परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, क्या कहलाते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाते हैं। ये आप देख रहे हैं 200 वर्ष स्थल पर द्वितीय अनुक्रम, आप देख रहे हैं यहाँ पे जुते हुए खेत है, वार्षिक खरपतवार है 1-2 वर्ष अग्रणी है, फिर घास एवं अन्य बहुवर्षीय पौधे हो गए, फिर झाड़ियाँ 220 वर्ष तक लग गए, फिर इस पे क्या बन गए, स्प्रूस, चेस्टनट, चीड़, अब विकसित ओक, फिर ये ओक विकसित हो गया। ठीक है, मध्यम अवस्था हिकोरी हो गया। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं चेस्टनट, फिर ब्लैक वॉलनट, ट्यूलिप, पॉपुलर, ओक, मैपल, मतलब ये सब हमारा किससे है, 200 वर्ष स्थल पर द्वितीय अनुक्रम। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आइए देखते हैं क्या है। देखिए क्या है, चरमोत्कर्ष समुदाय स्थायी, परिपक्व, अधिक जटिल, दीर्घकालिक होता है। मैंने अभी बताया आपको, अब आपको अगर ये पता होना चाहिए, अब आपको अगर दिमाग में अगर पता होगा कि मैं बात कर रही हूँ पेड़ की, एक कंप्लीट पेड़ की, तो आप देख रहे हैं पेड़ क्या होता है, दीर्घकालिक, उसका दीर्घकालिक लाइफ स्पैन होता है और अधिक जटिल होता है, परिपक्व होता है और स्थायी होता है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक अनुक्रम में द्वितीयक अनुक्रम की अपेक्षा अधिक समय लगता है क्योंकि प्राथमिक अनुक्रम के दौरान मिट्टी बनने का प्रक्रम चलता है। मैंने बताया कि रॉक होगा यानी चट्टाने होगी, चट्टाने पे लाइकेन ग्रो करेगा, फिर वो मरेगा तो उस पे छोटे पेड़ पौधे आएंगे, फिर शाख आएंगे, फिर धीरे धीरे, मतलब कहने का मतलब ये है जो प्राथमिक सक्सेशन है यानी कि प्राथमिक सक्सेशन का जो प्रक्रम चलता है वो बहुत अधिक समय लेता है, किसकी अपेक्षा, द्वितीयक अनुक्रम की अपेक्षा। आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्वितीयक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तेज होता है क्योंकि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ बीजों का बड़ा भंडारण तथा जीवों की अन्य प्रसुप्त अवस्थाएं होती हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो द्वितीयक अनुक्रमण होता है उनका जो विकास होता है बहुत तेज होता है। क्यों तेज होता है, क्योंकि इसमें मिट्टी आ जाती है और मिट्टी में क्या होती है, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, उसके साथ जो भी ये होते हैं, जो ये प्रक्रिया होती है बहुत तेज हो जाते हैं। ठीक है, आप फिर समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्रमक या क्रमावस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय को क्या कहते हैं, क्रमावस्था कहते हैं। प्रायः लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं तथा अपरदन एवं मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। क्या है, मैंने भी बताया कि जो लाइकेन है ये प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं, जो है धीरे धीरे इस पर क्या होते हैं, चट्टानों को धीरे धीरे ये खोदते जाते हैं, नहीं कि पिघलाते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अम्ल स्राव करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या, अनुक्रमण चाहे जल में शुरू हो या स्थल पर उनका चरम समुदाय वन ही होता है। क्या है, उनका चरम समुदाय वन ही होता है। आप देख रहे हैं कि वन अल्टीमेटली क्या बनता है, वन बन जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम का चरण निम्नलिखित दिशाओं में चलता है। क्या है, पहले आप देखिए, जीवों की प्रजातियों में भिन्नता, जीव एवं प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि, जैव उत्पादकता एवं ऊर्जा प्रवाह में कमी। क्या है, जैव उत्पादकता एवं ऊर्जा प्रवाह में कमी। नेक्स्ट देखिए क्या है, घास स्थल समुदायों में द्वितीयक अनुक्रमण कहीं तेजी से होता है जिसमें 20 से 40 वर्ष लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, किसमें लग जाते हैं, कितना लग जाते हैं, घास स्थल समुदाय में
20 से 40 वर्ष लग जाते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत तेजी से होता है ये चीज़ें, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जबकि टुंड्रा स्थलों में इस प्रक्रिया में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, वहाँ पे और भी टाइम लग जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो घास स्थल समुदायों में जो द्वितीयक अनुक्रमण कहीं तेजी से होता है, जिससे 200 बहुत तेजी से होता है, लेकिन तब भी पर कितने वर्ष लग जाते हैं? 20 से 40 वर्ष लग जाते हैं। लेकिन जब वही टुंड्रा स्थल पे आते हैं तो ये प्रक्रिया को सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि टुंड्रा स्थल पे बहुत समय लगता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। अब बस इतना आप ध्यान रखिए कि प्रोसेस ऑफ सक्सेशन किसने दिया था, यानी किसने उल्लेख किया था, किसने दिया था? क्लीमेंट्स दिया था। किसने दिया था? क्लीमेंट्स ने दिया था। किसने? क्लीमेंट्स ने दिया था। कब दिया था? वर्ष 1916 में। कब? वर्ष 1916 में अनुक्रमण की निम्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया था। आप फिर समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला कौन सा है? न्यूडेशन। दूसरा कौन सा है? आक्रमण। तीसरा स्पर्धा या कंपटीशन, प्रतिक्रिया रिएक्शन, फिर हमारा क्या आ जाएगा? क्लाइमैक्स स्टेज। ये क्या होते हैं? प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के ये प्रोसेस होते हैं। पहले न्यूडेशन होता है। न्यूडेशन मतलब क्या होता है? नवीन समुदाय यानी कि पायनियर कम्युनिटी के आगमन के लिए खाली स्थान प्रदान करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? न्यूडेशन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए आक्रमण क्या है? बाहर से अनेक नई जातियों का अनुक्रमण के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश। क्या है? बाहर से क्या हो गई? देखिए वहाँ पे क्या हुआ? पहले न्यूडेशन मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे नई पायनियर कम्युनिटी के आगमन के लिए क्या चाहिए? हमें खाली स्थान चाहिए, बैरन प्लेस चाहिए। दूसरा हमारा क्या? आक्रमण मतलब क्या हो गया कि बाहर से क्या है? बाहर से अनेक नई जातियों का अनुक्रमण के क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश। स्पर्धा, अब कंपटीशन होगा। जातियों के जीवों के मध्य संसाधन एवं स्थान के लिए अंतर जाति एवं अंतरा जाति क्या होगा? संघर्ष होगा। फिर क्या होगा? रिएक्शन, जीवित प्राणियों के प्रभाव के फलस्वरूप पर्यावरण में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेक्स क्या है? अवस्था, चरम अवस्था, अनुक्रमण की क्रिया का अंतिम समुदाय जिसे दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकता क्या कहलाएगा? क्लाइमेक्स स्टेज। यानी क्या है? ये हमारे अनुक्रमण का लास्ट स्टेज होता है, यानी कि लास्ट समुदाय होता है। इसमें क्या होते हैं? ये दूसरे समुदाय द्वारा विस्थापित नहीं किया जा सकते, यानी कि जो है वही रहेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? जैविक एवं अजैविक घटकों के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वजनक या स्वतः जनित अनुक्रमण यानी कि ऑटोजेनिक सक्सेशन। दूसरा क्या है? आलोजेनिक सक्सेशन, अपजनक अनुक्रमण। देखिए जो ऑटोजेनिक सक्सेशन है ऐसे क्या है? ऐसा अनुक्रमण जिसमें पहले से उपस्थित अधिकांश समुदाय वातावरणीय दशाओं के साथ क्रिया करके अपने चारों ओर के पर्यावरण को बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोजेनिक सक्सेशन। यानी कि ऐसा अनुक्रमण जिसमें पहले से उपस्थित क्या है? पहले से उपस्थित अधिकांश समुदाय वातावरणीय दशाओं के साथ क्या है? जो भी वातावरण की जो दशाएं उनके साथ क्या करते हैं? क्रिया करके अपने चारों ओर के पर्यावरण को बदल देते हैं, उसको कहते हैं ऑटोजेनिक सक्सेशन। दूसरा देखिए ऐसा अनुक्रमण जिसमें उपस्थित जैव समुदाय का परिवर्तन विस्तृत से अन्य बाहरी दशाओं द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? आलोजेनिक सक्सेशन। समझ गए क्या है? ऐसा अनुक्रमण जिसमें उपस्थित जैव समुदाय का परिवर्तन विस्तृत से अन्य बाहरी दशाओं द्वारा होता है। देखिए ये सब थोड़ा सा बस आप इतना ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है तो मैं पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए क्या है? पोषण एवं ऊर्जा के आधार पर अनुक्रमण के प्रकार कौन से हैं? एक होते हैं स्वपोषी अनुक्रमण जिसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन। दूसरे होते हैं परपोषी अनुक्रमण जिसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। देखिए जो स्वपोषी अनुक्रमण होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए क्या है? ये ऐसे अनुक्रमण जिसमें शुरुआती स्तर पर हरे पौधों की प्रबलता रहती है। देखिए आपको नाम से ही पता चल पा रहा होता है स्वपोषी यानी क्या है? ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या है? ऑटोट्रॉपिक किसमें आएंगे? जो पेड़ जो भोजन अपने स्वयं बनाते हैं, यानी किसकी प्रोसेस की तरह बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटो सिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। तो स्वपोषी में कौन आएंगे? हरे पौधे। तो आप इतना याद रखिए जिसमें हरे पौधे की प्रबलता रहती है तो उसको बोलते हैं क्या है? ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन बोलते हैं। दूसरा देखिए ऐसा अनुक्रमण जिसे अप्रभावी परपोषियों जैसे बैक्टीरिया, कॉको तथा जंतुओं द्वारा विनियमित किया जाता है क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन कहलाते हैं। अब देखिए क्या आप जानते हैं? देखिए
ये इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो जीवन का भौतिक आधार है 90 से 95% जल का बना होता है। किसका बना होता है? जो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य है ये जीवन का भौतिक आधार है, जिसमें से 90 से 95% जल का बना होता है। मानव रुधिर के प्लाज्मा में लगभग जल होता है। मानव रुधिर के प्लाज्मा में लगभग जल होता है। आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुछ परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ प्रश्न आइए देखते हैं हम लोग क्या। देखिए, अनुक्रम जब किसी जलीय निकाय जैसे तालाब या झील में घटित होता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी कि वो अनुक्रम यानी कि वो सक्सेशन जब किसी जलीय निकाय से प्रारंभ होता है तो उसे क्या कहते हैं, या उसमें घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जलारंभी या हाइड्राक। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, तालाबों एवं झीलों में अनुक्रमण का कारण क्या है? बताइए। सुपोषण क्या है? यूट्रोफिकेशन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूट्रोफिकेशन क्या है। ठीक है, जो तालाबों एवं झीलों में अनुक्रमण का कारण क्या है? यूट्रोफिकेशन है। अब नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक स्पष्ट की स्टोन प्रजाति होते हैं, शीर्ष मांसाहारी या टॉप कॉर्निओर्स होते हैं। अनुक्रमण की व्यवस्थाओं में खाद्य जाल हो जाता है ज़्यादा जटिल। जो अनुक्रमण की व्यवस्थाओं में जो खाद्य जाल हो जाता है बहुत जटिल हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतः क्रियाएं कहलाती क्या है? अंतः जाति संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। ये अभी मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगी क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। बस आप इतना याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतः क्रियाएं क्या कहलाती है? याद रखिएगा, एक ही प्रजाति के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतः क्रियाएं क्या कहलाती है? अंतः जाति संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशन। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य होने वाली जटिल पारस्परिक अंतः क्रियाएं क्या कहलाती है? अंतर जाति संबंध, इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। देखिए, इसमें इंट्रा है, इसमें इंटर है। देखिए, इंट्रा मतलब दो सदस्यों के बीच में। आप ऐसे समझ सकते हैं, इंट्रा मतलब क्या होते हैं? एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच में। और इंटर मतलब क्या हो जाते हैं कि जो एक ये ए है प्रजाति, दूसरी बी है, इनके मध्य इंटर, इनके मध्य क्या हो गया? कोई भी रिलेशन होगा, क्या कहलाएगा? इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। देखिए, मैं आपको बस याद करने के लिए बस बताई हूँ कि एक बार और बता दे रही हूँ। देखिए क्या समझिए, ऐसे इंट्रा मतलब ऐसे समझिएगा कि एक ही समुदाय के बीच में जो अंतर क्रियाएं कहलाती हैं, इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक रिलेशंस। दूसरा देखिए, दो या दो से अधिक प्रजाति, मान लीजिए एक प्रजाति एक ए है, दूसरी प्रजाति हमारी बी है, इसमें होने वाली जटिल पारस्परिक अंतर क्रियाएं क्या कहलाएगी? इंटर। ये देखिए, एक दूसरे से ये क्या कर रही? इंटर कर रही है, यानी कि जोड़ रही है। इंटर ये हो गया, इंट्रा मतलब मध्य हो गया। आप फिर समझ सकते हैं कि एक ही प्रजातियों के मध्य हो गया इंट्रा। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो आपको क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है। तो जब मैंने आपको इतना बता दिया ना, तो वहाँ पे आप ना रिकॉल कर ले जाएंगे कि इंट्रा उसको बोलते हैं जो एक ही प्रजाति हो, और जो एक ही प्रजाति के मध्य होने वाली अंतर क्रियाएं हों उससे इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं, रिलेशंस बोलते हैं। दूसरा हमारा जो इंटर स्पेसिफिक क्या होता है? दो या दो से अधिक प्रजातियों के मध्य होने वाले जो जटिल पारस्परिक अंतर क्रियाएं हैं कहलाती है? इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस। देखिए क्या है, वह अनुक्रम जो उस स्थल पर घटित होता है जहां आर्द्रता कम है, जैसे खाली चट्टान, इसे क्या कहते हैं? शुष्कतारंभी, जीरोक्स बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जहां पे आर्द्रता कम है तो उसको क्या बोलेंगे? जीरोक्स, यानी कि शुष्कतारंभी बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए, जैविक अन्योन क्रिया, बायोटिक इंटरेक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। इससे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताइए कि सकारात्मक अन्योन क्रिया, ठीक है, सकारात्मक अन्योन क्रिया में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, म्यूचुअलिज्म यानी कि सहोपकारिता में कौन कौन से क्या क्या आएगा इसमें, या सहभोजिता में क्या क्या आएगा। ये हमारा सकारात्मक अन्योन क्रिया। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पहले आप मोटा मोटा देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, आदि सहयोगिता। ठीक है, क्या है? आदि सहयोगिता। दूसरा देखिए, नकारात्मक अन्योन क्रिया में क्या आ जाएगा? प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, अमेंसलिज्म यानी असहभोजिता। नेक्स्ट देखिए क्या है? स्पर्धा, उदासीन यानी न्यूट्रल में क्या आ जाएगा? ये उदासीन में आएगा, ये न्यूट्रल में आ जाएगा। अभी मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। आइए सबसे पहले हम देखते हैं सकारात्मक अन्योन क्रिया में। सबसे पहले हम क्या देखेंगे
सहोपकारिता, म्यूचुअलिज्म। देखिए इससे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी होता है। जो भी अन्योन्य क्रिया होती है वो लाभकारी होती है। जैसे आपने सुना होगा लाइकेन, लाइकेन लाइकेन किसके बीच की कड़ी है? तो जो लाइकेन है, कई बार पूछा गया, जो लाइकेन है वो किसके बीच की कड़ी है? तो आप क्या बताएंगे? शैवाल, क्या बताएंगे? शैवाल व कवक के बीच की ये कड़ी है। इसमें क्या होता है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये सहोपकारिता का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें क्या होता है, जो शैवाल होता है ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन बनाता है। और भाई जो कवक होता है, ये क्या करता है? ये जल तथा सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? ये लाभकारी है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या हो जाएगा? सहोपकारिता में ये जो म्यूचुअलिज्म है क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल? तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए क्या है? सहभोजिता। इसमें क्या होता है? इसमें एक को तो लाभ होता है, दूसरे को क्या होता है? ना तो लाभ होता है ना तो हानि होता है, यानी कि ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, देखिए एक प्रजाति सहभोजी को लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति को पहली से ना तो कोई लाभ और ना ही कोई हानि होती है। ठीक है, अब देखिए क्या है? आदि सहयोगिता। इसमें क्या होता है? इसमें दोनों को भी इसमें लाभ होता है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। ये है सकारात्मक अन्योन्य क्रिया के, ये है अभी मैं बात कर रही थी। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है? नकारात्मक अन्योन्य क्रिया। देखिए इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीडेशन। इसमें क्या होता है? एक को तो लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है। शिकारी शिकार संबंध, आप देख रहे हैं, शिकारी शिकार संबंध। एक प्रजाति शिकारी को लाभ होता है, जबकि दूसरी प्रजाति शिकार को हानि और संदर्भित होती है। ठीक है, पर देखिए दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, पैरासिटिज्म, परजीविता। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। एक प्रीडेशन मतलब आपको पता होना चाहिए कि नाम से ही पता चल पा रहा है कि एक को लाभ होगा, एक को हानि हो गए, यानी कि शिकारी शिकार संबंध आप इतना ध्यान रखेंगे तो आप ये वहाँ पे ये सब सही कर ले जाएंगे। परजीविता, इसमें देखिए इसमें भी एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होता है, यानी कि एक प्रजाति को लाभ एवं दूसरी प्रजाति को हानि होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्या है? अमरबेल, कसकुटा, या मानो में जूं। देखिए मानो में जूं आप जानते होंगे, जूं। या कुत्तों में पिस्सू रहता है। पिस्सू तो अपना भोजन लेता रहता है, लेकिन कुत्तों को हानि होता है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, देखिए क्या है? असहभोजिता। क्या है? असहभोजिता। इसमें क्या होता है? एक को हानि होती है, दूसरे को ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है। ये क्या है? न्यूट्रल होते हैं। जैसे देखिए इसमें एक जाति दूसरी प्रजाति को सीमित कर देती है या उसे हानि पहुंचाती है, परंतु स्वयं अप्रभावी रहती है। अब देखिए क्या है? कंपटीशन में क्या होता है? इसमें दोनों को हानि होती है, दोनों जातियां नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। उदासीन अन्योन्य क्रिया, देखिए क्या है? उदासीन का, इसमें दोनों को ना तो लाभ होता है ना तो हानि होती है। देखिए प्रजातियां कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। देखिए आपको बस इतना याद रखना है, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, ये याद रखिएगा। सकारात्मक अन्योन्य क्रिया में आप सहोपकारिता याद रखिएगा, सहभोजिता याद रखिएगा, परभक्षण याद रखिएगा इसमें नकारात्मक अन्योन्य क्रिया में, और परजीविता। और कभी कभी ये असहभोजिता या अमेंसलिज्म पूछ लेता है। ठीक है, और उदासीन तो आप बता ही ले जाएंगे कि इसमें दोनों को हानि होती। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए सहोपकारिता में क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि इसमें दोनों प्रजातियों के लिए अन्योन्य क्रिया क्या होती है? लाभकारी होती है। ऐसे आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। अब तो आप कर ही ले जाएंगे, ये आप याद रखेंगे ना, ये चीज़ प्लस प्लस और ये प्लस न्यूट्रल, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट हैं उदाहरण किसके हैं? सहोपकारिता सहजीविता के। अब देखिए कुछ हैं जो हमेशा एग्जाम में बनते ही हैं। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपके लिए, लाइकेन में शैवाल एवं कवक। अब देखिए शैवाल क्या करता है? शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जबकि जो कवक है जल तथा सुरक्षा प्रदान करता है। और नेक्स्ट देखिए परागण की क्रिया। नेक्स्ट देखिए अंजीर के बेर एवं बर्रे के बीच, आर्किड पुष्प तथा भ्रमरों के बीच। ये समुद्री एनीमोन, ये जो समुद्री एनीमोन है ये एक निडेरियन प्राणी है। हर्मिट क्रैब के कवच से क्या होता है? ये संलग्न होता है। संलग्न होकर क्या करता है? ये परिवहन एवं भोजन प्राप्त करता है। एनीमोन सुरक्षा एवं छद्म प्रदान करता है। जो एनीमोन क्या करता है? ये क्या करता है? सुरक्षा एवं छद्म वर्ण प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दलहनी पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? म्यूचुअलिज्म के।
और देखिए क्या है, दीमक एवं इनकी आंत में पाए जाने वाले क्लेजेट प्राणी, क्या है, दीमक एवं इनकी आंत में पाए जाने वाले क्लेजेलेट प्राणी। क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ा सा कुछ वर्ड बहुत टफ होते हैं, जिनको थोड़ा सा एक दो बार आप पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्छे से आपको आ जाएगा। क्लेजेलेट प्राणी है, ठीक है। कुछ जीवाणुओं का जंतुओं के आंत में पाया जाना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, म्यूचुअलिज्म के, ये सहोपकारिता में। अब देखिए क्या है, सहभोजिता के एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें क्या है, सहभोजिता में मैंने अभी क्या बताया था आपको कि सहभोजिता में बताया था कि एक को तो लाभ होगा, दूसरे को ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी, यानी कि प्लस और न्यूट्रल का निशान आपने देखा था। देखिए आम के पेड़ पर अधिपातक के रूप में उगने वाले आर्किड हो गया। दूसरा देखिए, समुद्री एनिमोन के छाते के बीच रहने वाली जो मछली होती है, ये भी इसके एग्जाम्पल है। बगुला तथा चरने वाले पशुओं के बीच। नेक्स्ट देखिए क्या है, ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया का मनुष्य के आंत में पाया जाना हुआ। जो मनुष्य के आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, ई कोलाई पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा जो एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, सहभोजिता के। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं। एक पारितंत्र में प्रजातियां रह सकती हैं, एक से अधिक रह सकती हैं। कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद उनका आनुपातिक महत्व अधिक होता है। चरम सामाजिक संगठन पाया जाता है दीमकों, चींटियों तथा मधुमक्खियों आदि के कॉलोनियों में। अब देखिए क्या है, माइकोराइजा इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में कि बताइए माइकोराइजा के एग्जाम्पल कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या है, माइकोराइजा के एग्जाम्पल आप देखिए, माइकोराइजा चीड़, आर्किड, लीची, रेफ्लेसिया आदि की जड़ों में पाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, ये जड़ों में पाया जाता है। क्या है ये कवक का क्या, किसी पौधे के जड़ के साथ सहजीवन है। जो कवक है, फंगी है, वो क्या करता है, जड़ के साथ क्या है, उसका जीवन है, सहजीवन साथ में रहता है। इसके जो प्रकार है आप याद रखिएगा, एक है एक्टोट्रॉपिक और दूसरा है एंडोट्रॉपिक। जो एक्टोट्रॉपिक है, आपको नाम से पता चल पा रहा होगा, ये कवक जाल जड़ों के धरातल पर मिलता है, धरातल पर मिलता है। और एंडोट्रॉपिक कहाँ है, कवक जड़ों की वलकुट यानी कि कॉर्टेक्स कोशिकाओं में फैला रहता है। ये कॉर्टेक्स में फैला रहता है और ये जड़ों के धरातल में मिलता है। बस आपको इसमें क्या ध्यान रखना, ये क्या है पूछा जाता है तो ये क्या है, कवक है जो जड़ के साथ सहजीवन करता है। और इसके एग्जाम्पल है, दो प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, परजीविता के उदाहरण कौन से हैं। देखिए अमरबिल या कस्कुटा बोलते हैं, लोरंथस, रेफ्लेसिया, कुत्तों में पिंसू, मानव में जू, फीताकृमि, गोलकृमि एवं मलेरिया परजीवी। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, परजीविता के। देखिए परजीविता का मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें एक को तो लाभ होता है, दूसरों को हानि होता है, ठीक है, ओके। एस्कायरिस एक आंतरिक परजीवी है जो मनुष्य के आंत में पाया जाता है, याद रखिएगा। एस्कायरिस क्या है, ये आंतरिक परजीवी है, एस्कायरिस ये मनुष्य के आंत में पाया जाता है। अब देखिए क्या है, कीस्टोन प्रजाति, कई बार पूछा गया है कि कीस्टोन प्रजाति है क्या। तो आप देखिए क्या है, वह प्रजाति या प्रजातियों का समूह जो पारितंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं बल्कि अपनी भूमिका एवं कार्यों के कारण प्रभाव डालती है। यानी कहने का मतलब ये है, वो प्रजाति या प्रजातियों का समूह जो पारितंत्र में अपनी संख्या यानी कि उनको संख्या के कारण नहीं, वो उनकी जो कार्य होते हैं, कार्यों के कारण ये अपने प्रभाव डालते हैं, तो उनको बोलते हैं कीस्टोन प्रजाति। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, बड़े परभक्षी, कौन से बड़े परभक्षी हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, एस्टोबैक्टर। मृदा में ह्यूमस बढ़ाने वाले जीवाणु और अंजीर का पेड़, डग बीटल्स, ठीक है। यानी किसके कहने का मतलब ये है कि ये प्रजाति या प्रजातियों का समूह ऐसा है जो पारितंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं प्रभाव डालती बल्कि इनके कार्यों के कारण अपनी प्रभाव डालती है। आप ये ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या आप जानते हैं, आइए देखते हैं क्या है। यद्यपि अनुक्रम का अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि चरम समुदाय स्थैतिक होता है। इसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन धीमी गति से होता है, भले ही जलवायु स्थिर हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, कोर प्रभाव, इट्स इफेक्ट है क्या। देखिए इट्स इफेक्ट है क्या, आप देखिए इसकी अवधारणा क्या है। देखिए कुछ प्रजातियों की संख्या या उनके जनघनत्व का अपने चारों ओर के जैविक समुदायों का अधिक होना क्या है, कोर प्रभाव। इसकी अवधारणा क्या है, कुछ प्रजातियों की जो संख्या है
है या उनके जनघनत्व का अपने चारों ओर के जैविक समुदायों का अधिक होना। जैसे एग्जांपल देखिए, नदी तट के किनारे घास का मैदान, जहाँ, और देखिए जहाँ पर्वत व घाटी आपस में मिलते हैं, जंगलों के अंतिम बिंदु जहाँ एस्चुरी समुद्र से मिलती है। ये सब किसके हैं एग्जाम्पल? कोर प्रभाव। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे एक वन भूमि है, एक यहाँ पे वन भूमि है, ये खुला क्षेत्र है, ठीक है। ये इसका क्या है? कोर प्रभाव है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? सड़क, पगडंडी, उपयोगी क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रश्न है, आइए देखते हैं। अगस्त 2022 में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? पंजाब में। देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। कब की जाएगी? कहाँ की जाएगी? ये जो की जाएगी कहाँ पे? मध्य प्रदेश खंडवा में की जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या है? भारत का पहला हिमालय स्पाइस या मसाला गार्डन स्थापित किया गया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। देखिए क्या है, आप अगर यहाँ पे आ जाएगा हिमालय स्पाइस, हिमालय मसाला आ जाएगा तो आप याद रखिएगा ये रानीखेत उत्तराखंड में है, ठीक है। आप गलती से भी केरल मत लगा दीजिएगा क्योंकि हिमालय स्पाइस पूछ रहा है, हिमालय स्पाइस तो कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, अनुकूलन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करूँगी। ये लेक्चर कैसा लगा आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।